नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में दूसरी ओर हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो रहे थे। हर्षवर्धन आधी रात तक अपनी बीवी को एकटक देख रहा था, जैसे वो अनाया को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। उसकी नजरों में हल्का सा भी नींद का कतरा नहीं था। वही अनाया अभी भी हर्षवर्धन की बाहों में सो रही थी। हर्षवर्धन के दिल में दर्द हो रहा था। वह बार बार अनाया के पेट पर हाथ रखते हुए अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अनाया का फोन बज। उसका फोन हाईली कोड से प्रोटेक्ट था। आम इंसान तो उस फोन को ऑन भी नहीं कर पाता, लेकिन अनाया और हर्षवर्धन के बीच कभी कोई शक जैसी चीज नहीं आई। जब से उन दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत की थी और एक दूसरे को अपना यकीन दे चुके थे, तब से ही उन दोनों के बीच कोई राज नहीं रहा था। अगर कुछ छुपा हुआ था अभी, तो वह एक दूसरे के बारे में बताने लायक नहीं था, या फिर वह इतना खास नहीं था जो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते। बस ऐसे ही चीज एक दूसरे के बारे में उन लोगों ने नहीं बताई थी। बाकी सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानते थे और एक दूसरे का फोन भी ऑपरेट कर सकते थे। इसीलिए एक ही रिंग में हर्षवर्धन ने अनाया का फोन अपने हाथ में लेकर उठा लिया है। वह नहीं चाहता था कि अनाया की नींद डिस्टर्ब हो। उसने फोन उठाया और अपने कान पर रख लिया। सामने से एक रिस्पेक्ट से भरी हुई आवाज आई, मास्टर एक इमरजेंसी है, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। ये सुनकर हर्षवर्धन, जो अनाया को गौर से देख रहा था, वह उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटता है और फिर फोन को हाथ में लेते हुए बालकनी में चला जाता है और अपनी डिप मगर रौबदार आवाज में बोला, बताओ क्या बात है। मेरी बीवी सो रही है। ये सुनकर सामने से वह आदमी रिस्पेक्ट के साथ बोला मैं मास्टर का सिक्योरिटी हेड बोल रहा हूँ, जॉर्डन। ये सुनकर हर्षवर्धन भी पहचान गया कि यह आदमी कौन है, क्योंकि वह सुनसान आइलैंड पर पहले ही जॉर्डन से मिल चुका था। हर्षवर्धन कठोर आवाज में बोला, ठीक है, बताओ क्या बात है। तुमने इतनी रात को तुम्हारी बीवी को फोन क्यों किया था? तो जॉर्डन थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, वह बस मुझे इन्फॉर्म करना था कि आज रात मीनल देवी सुनसान इलाके में किसी से मिलने गई थी। वो मास्टर ने खास कहा था कि मीनल देवी पर अच्छे से नजर रखें और उनकी हर हरकत के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करें। उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसने भी अपने लोगों से अपनी दादी माँ पर नजर रखवाई थी, लेकिन उसके किसी आदमी ने ऐसी किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट नहीं किया। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, तुमने जो कहा वह सच है क्या? सच में मेरी दादी इतनी रात को बाहर गई थी? तो जॉर्डन गंभीर आवाज में बोला, बस मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाई है। हमें ये तो नहीं पता कि वह इतनी रात को किससे मिलने गई थी, लेकिन वह शहर से बाहरी इलाके में किसी से मिलने गई थी, वह भी बिना गार्ड के। और उनकी कार भी उनका ड्राइवर नहीं बल्कि बटलर ड्राइव कर रहा था। वहां पर भी वह किसी अधेड़ उम्र के आदमी से मिली। हालांकि वह आदमी काफी अजीब था। उसने खुद को बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। कार के अंदर भी अंधेरा था, इसलिए हमारे लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन इतना जरूर पता था कि वह आदमी भी कोई मामूली आदमी नहीं है। हमारे लोगों ने वहां की बात सुनने की कोशिश की, लेकिन वह लोग नाकामयाब रहे, क्योंकि वहां पर सिग्नल जैमर लगाए हुए थे। उस आदमी ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी मीनल देवी से मिलने के लिए। उसने खुद की सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, यहाँ तक कि हमारे लोगों ने उस मीटिंग के बाद उसका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद एक ही तरह की, एक ही मॉडल की तकरीबन 4 कार एक हाईवे पर आ गई और हमारे लोग यह नहीं जान पाए कि असल में वह आदमी किस कार में था और वह उसका पीछा नहीं कर पाए। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें और गंभीर हो गई। भला ऐसा तो कौन सा इंसान है जो खुद को इतने अच्छे से छुपा रहा है, और उसका क्या रिश्ता है उसकी दादी के साथ? हर्षवर्धन गंभीर आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, ठीक है, इस बारे में मैं देख लूंगा, और आगे से अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे डायरेक्ट कंफर्म कर देना। मेरे बीवी को परेशान मत करना। वैसे भी आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं नहीं चाहता कि वह ज्यादा स्ट्रेस ले। ये सुनकर जॉर्डन बोला, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। फिर हर्षवर्धन वहीं पर खड़ा हुआ खाली आसमान को देख रहा था, जो पूरा अंधेरे से डूबा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी, जब उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था।
लेकिन अब उसके पास उसकी रोशनी थी, उसकी अनाया थी। उसने एक बार वह पीछे बिस्तर पर लेटी हुई अनाया को देखा, फिर अपनी आंखें कठोर करते हुए धीमी आवाज में बोला, लगता है आप कुछ ज्यादा ही रस छुपा रही है दादी माँ। अब आपको गहराई से जानने का वक्त आ गया है। फिर वह अपना फोन उठाता है और अपने सेक्रेटरी रजत को फोन करते हुए बोला, पता करो आज मेरी दादी माँ आधी रात को बाहर सुनसान इलाके में किसे मिलने गई थी। ये सुनकर रजत, जो पहले नींद में था, उसकी नींद एक पल में उड़ गई और वह गंभीर आवाज में बोला, लेकिन वह हमारे लोगों ने तो उन्हें कहीं पर भी बाहर जाते हुए नहीं पकड़ा। उनके हिसाब से तो मीनल देवी अभी भी रावत मेंशन में ही थी। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और वह समझ गया कि मीनल देवी ने भी उस पर उतने ही अच्छे से नजर रखवाई है और उसके आदमियों पर भी अपनी पकड़ कस रखी थी। ये समझते ही हर्षवर्धन की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए शैतानी आवाज में बोली, टाइगर को इन्फॉर्म करो, उसे बताओ कि मैंने बुलाया है और अंडरवर्ल्ड की एक टीम को मीनल देवी पर नजर रखने के लिए अपॉइंट करो। हमारे अभी के कोई भी गार्ड्स उनके आसपास नहीं रहने चाहिए। सभी गार्ड को बदल दो और अंडरवर्ल्ड की खुफिया टीम को उनकी निगरानी करने के लिए छोड़ दो। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। वही रजत तो अभी सदमे में था, क्योंकि हर्षवर्धन कभी अपने अंडरवर्ल्ड के गार्ड्स को ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं करता था। वह हमेशा ही खतरनाक और खूंखार मिशन में ही उसका इस्तेमाल करता था। बाकी वक्त तो वह अपने हाईली ट्रेन एलीट गार्ड्स का ही इस्तेमाल करता था, जिसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा टफ होती थी। रजत समझ गया कि जरूरत कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जैसा हर्षवर्धन ने कहा वैसा करने की तैयारी कर दी। वहीं हर्षवर्धन अभी भी अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए खाली आसमान को देखकर एक शैतानी सीटी बजाते हुए बोला, लगता है मैं कुछ साल शांत क्या हो गया। लोगों ने मुझे बुज़दिल समझना शुरू कर दिया। मेरे ही इलाके में मेरे ही खिलाफ दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, आपकी दादी माँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी इरादे और चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी, जैसे यह मुस्कान किसी की जिंदगी की बर्बादी का मंजर लाने वाली हो। इन सब के बीच अनाया अभी भी सुकून से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाहर की हर चीज से अनजान। अगले दिन अनाया हर्षवर्धन की बाहों में थी। हर्षवर्धन ने उसे सुबह सुबह थोड़ी देर प्यार जताया था। वह बस चाहता था कि अन्याय खुश रहे। उसके बाद वह दोनों ही फ्रेश होकर नीचे आ गए। अनाया अभी भी बच्चों की तरह ही तैयार होती थी और अब तो वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह मेकअप करना भी छोड़ चुकी थी। हालांकि पहले भी वह मेकअप नहीं करती थी, बस हल्की फुल्की चीज इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब तो वह बिल्कुल ही नेचुरल चीज इस्तेमाल करती थी। उसने आज भी बेबी पिंक कलर का बनी प्रिंट का टॉप और पजामा पहना हुआ था, जिसे वह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। यहाँ तक कि आज तो वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसने 2 कान वाली बनी की टोपी भी पहनी थी। और वही हर्षवर्धन अपनी बीवी का इतना प्यारा रूप देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने एक ब्रेथटेकिंग किस करते हुए अनाया से कहा, बीवी तुम हर दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद पर से कंट्रोल को दूंगा। ये सुनकर अनाया को भी हंसी आ गई, तो उसके होठों पर अपने दांत कसते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे नजदीक नहीं आ सकते। यही मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। इतना बोलकर अपने पेट पर हाथ लगा देती है, जो हल्का हल्का दिखने लगा था। हालांकि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था उसकी प्रेगनेंसी को, लेकिन फिर भी उसका पेट नजर आने लगा था, इसलिए तो वह जरूर से ज्यादा ढीले कपड़े पहनती थी। आज भी वह किसी बेबी पांडा की तरह नजर आ रही थी। हर्षवर्धन उसे अपनी गोद में उठाते हुए डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। वहां पर उनके मॉम डैड पहले ही बैठे हुए थे। वह दोनों हर्षवर्धन का ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहे थे। आज हर्षवर्धन की मॉम ने खुद अपने हाथों से काफी सारी चीज बनाई थी, जिसे देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद अनाया ने भी मुस्कुराते हुए दोनों को ग्रेट किया। सीमा रावत ने तो उसके सर को चूमते हुए उसे प्यार से गले लगा लिया। इसके लिए तो अनाया हर्षवर्धन से भी पहले आई थी। उसे प्यार से अनाया को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद राजवीर रावत गंभीर आवाज में बोले, ठीक है तो अब हम चलते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन और अनाया एक साथ बोले, लेकिन कहाँ पर? आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कहीं आप रावल मेंशन में तो नहीं रहेंगे? मुझे ही पता था। ये सुनकर वह दोनों ही बोले, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। तुम दोनों की शादी को भी 1-2 साल ही हुए हैं, तो दोनों को अपनी प्राइवेट क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। वैसे भी मुझे अपने जिद्दी बेटे के मूड का पता है।
उसे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहिए और हम रावत मेंशन के ही नजदीक वाले विला में सिर्फ हो जाएंगे, जो मैंने बहुत पहले खरीदा हुआ था। ये सुनकर हर्षवर्धन अपने डेड को देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आप उस एरिया में नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप रावत मेंशन के नजदीक में रहे। ये सुनकर वह दोनों समझ गए कि हर्षवर्धन नहीं चाहता कि वह मिलन देवी के नजदीक रहे। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं रहना तो आप मेरे पास वाले विला में शिफ्ट हो जाए। वह भी मैंने ही खरीदा हुआ है। इस एरिया के ज्यादातर विला मेरे ही नाम पर है। वहां पर पहले आपकी जरूरत की सारी चीज मौजूद होती और सबसे बड़ी बात, मोमो रैना ज्यादातर साथ वक्त बिता सकेगी। वैसे भी ये दोनों विला के गार्डन बगीचा जुड़े हुए हैं। ये सुनकर राजवीर रावत आगे बहस नहीं करते और बस हाँ में सिर हिला देते हैं, क्योंकि वह भी अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी देख सकते था अनाया के पास रहने की, और वह दोनों ही अपनी बीवी से प्यार करते थे, तो भला वह उनकी खुशी को खुश कैसे नहीं होते। क्या नतीजा निकलेगा हर्षवर्धन का? क्या मीनल देवी कोई नई साजिश रचेंगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।